हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी और अच्छी चलती जाएगी, क्योंकि ये जो सेशन है ये स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो आप जानते ही हैं कि जैसे जून 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछे गए थे, और आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको लेकर यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आई हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि एनटीयूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट वाइज, आप जाके देखिए चैनल पर। आपको सारा की सारा जितना भी प्लेलिस्ट है उसके थ्रू आपको आपका जो कोड नंबर 17 है उसकी पूरी यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसमें सारा कुछ टॉपिक अवेलेबल है, और अब जो मैं लेटेस्ट वीडियोस डाल रही हूँ वो लेटेस्ट जो टॉपिक आप लोगों के आ रहे हैं जो सिलेबस से बिल्कुल इन डेप्थ जाके टॉपिक हैं, तो उनकी भी हम वीडियोस अवेलेबल करवा रही हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। डेली के पीवाईक्यूज एमसीक्यूज चलते जाइए, चलाते जाइएगा। यूनिट 1 यूनिट 2 सारा कुछ आपको दिया हुआ है, उसको कंटिन्यूएशन बेसिस पे कीजिए तो आपका जो एग्जाम है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। अपनी अपनी अटेंडेंस लगाते जाइएगा, एक छोटा सा लाइक बटन है उसको क्लिक करके, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कितने बच्चों ने जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले की भी ऑलरेडी आप देख चुके हो, नंबर डाला है मैंने, तो यानी कि पहले के कुछ वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको भी देखना, जिससे कि आपके ना एक सीक्वेंस बनता जाएगा और आपकी तैयारी चलती जाएगी। और जैसा मैंने कहा है कि इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कराऊंगी जब आपके अराउंड 20-25 के अराउंड क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद। ओके, लाइक विद इन नेक्स्ट वीक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी मैं। ठीक है, चलिए। So given below are the two statements, assertion reasons और statements वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले तो बस यही देख लो कि स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। अगर ये हमने देख लिया तो आगे की चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट 1, टू एक्सेस द एंड द सक्सेसफुल in the competitive world, a business has to be ethical. प्रतिस्पर्धी संसार में अपनी उपस्थिति, अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए एक व्यवसाय को नैतिक होना जरूरी है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या एथिकल होना जरूरी है? क्या कहता है दिल? बिल्कुल सही भाई, बिना एथिकल हुए तो कोई काम आप कर ही नहीं सकते हो। अब वही सेकंड स्टेटमेंट कहता है एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड नॉट, देखो यहाँ नॉट आ गया ना, ध्यान देना, नॉट ऑन इट्स रिलेशन विद द स्टेक होल्डर। इज इट ट्रू कि भाई कॉर्पोरेट का जो एक्सीलेंस है, जो एथिकल है, वो कॉर्पोरेट की जो किस तरह से वो काम कर रहा है उसकी उत्कृष्टता पर ही निर्भर कर रहा है, उसके आधार पर ही पहचाना जा रहा है। लेकिन उसके अपने जो हितधारक हैं इसका उससे कोई लेन देन नहीं है। हितधारक मतलब स्टेक होल्डर से कोई लेन देन नहीं है। तो क्या ये बात सही है? क्या स्टेटमेंट लगता है कि सही है या गलत है? जरा सोच के देखिए, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या लगता है? तो बस समझ में आ गया, तो बस यही आपका आंसर भी है। द आंसर इज 3, कि भाई स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है वो स्टेटमेंट 2, क्योंकि स्टेक होल्डर की भी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बिना भी आपका जो इथिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट नहीं हो सकती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बस इतना बताना है कि वर्क जब रुकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक फैक्ट्री में अगर कोई काम रुक रहा है, तो इंडिया में जब काम रुकता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कहीं स्ट्राइक हो रही है, कभी किसी को बोनस और लीव नहीं मिल रहा है, कहीं इंडिसिप्लिन की वजह से, कभी रिट्रेचमेंट की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपको उसी रीजंस को असेंडिंग फॉर्म में रखना है। असेंडिंग फॉर्म का मतलब क्या होगा कि कम से ज्यादा आपको बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जानते ही जानते, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सोचकर देखो कि कहाँ पर किस वजह से सबसे ज्यादा जो है वो आपका जो वर्क है वो स्टॉप होता है। तो ज्यादातर अगर देखा जाए तो वेजेस और अलाउंसेस की वजह से, है ना, वेजेस और अलाउंसेस की वजह से सबसे ज्यादा जो है वो क्या होता है, वर्क जो है वो रुकता है। पैसा बढ़ा दो, अलाउंसेस बढ़ा दो, उससे चक्कर में सबसे ज्यादा होता है। अगर हम इंडिया की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, तो ये तो हमारा डी नंबर पे आना चाहिए।
इसका आंसर नंबर पे 4th नंबर पे आना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो ये चीज हो गई, तो यहीं देख लो 4th पर 3 आगे भेज, चलो ये एलिमिनेट हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह से आप बाकी चीजों को भी देखो, इनडिसिप्लिन और वायलेंस कहाँ पर आएगा, रिट्रेचमेंट कहाँ पर आएगा, बोनस कहाँ पर आएगा, लीव एंड आवर्स ऑफ वर्क क्या होगा की वजह से होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसी तरह से आप इन सबको देखते जाएंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि लीव्स ऑफ आवर्स ऑफ वर्क की वजह से सबसे कम काम जो है वो रुकता है, तो इसको नंबर 1 पे आना चाहिए। लेट अस सी व्हाट इज द राइट वन। बिल्कुल द राइट वन इज ए गाइस, ए इज द राइट वन। ठीक है, देखो मैंने जो कहा था, जो प्राइमरी कॉज होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, वो होता है डिमांड फॉर हायर वेजेस एंड बेनिफिट। तो डिमांड फॉर हायर वेजेस एंड बेनिफिट जो है ये सबसे हमारा जो है वो क्या होगा, लास्ट में आएगा, क्योंकि हमसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो देखो ये हो गया आपका नंबर 1 पे लीव वाला। ठीक है, फिर हमने कहा लीव की वजह से होता है। सेकंड नंबर पे बोनस की वजह से आपका जो है वो काम रुक जाता है कि हमको बोनस नहीं मिला, हम काम नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पर देखा जाए तो इनडिसिप्लिन या वायलेंस अगर कहीं दिख रहा है, उस वजह से भी काम रुक सकता है। फोर्थ नंबर पे देखा जाए तो रिट्रेचमेंट, सामने वाले को जॉब से रिट्रेच कर दिया गया है, उस केस में भी काम रुकता है। और फिफ्थ नंबर पर वेज एंड अलाउंसेस आएगा, जैसा फिफ्थ सॉरी 4 नहीं 5 है यहाँ पर। तो फिफ्थ नंबर पर वेज एंड अलाउंसेस आएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उस वजह से ही इंडिया में काम रुकता है। तो किस किस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम रुक जाता है, उसके असेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया था। तो जस्ट आप यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करके आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो राइट नंबर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा जो जॉब इवैल्यूएशन है उसका आपसे सीक्वेंस पूछा गया है कि भाई जॉब इवैल्यूएशन, द मेथड दैट हेल्प टू इवैल्यूएट द जॉब, द वर्थ ऑफ जॉब। तो वो जो है उसका सीक्वेंस क्या है, क्या सीक्वेंस हो सकता है उसका? रिव्यू ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन, select compensable factor, choose benchmark job, define the each factor degree, assign the weight of compensable factors। तो सबसे पहले तो यही सोच लो कि पहला क्या आना चाहिए। अगर आपने पहले को पहचान लिया तो बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। सो द राइट आंसर इज बी गाइस। इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड तैयार करते हैं। स्टैंडर्ड तैयार करने का मतलब क्या हो गया कि भाई चूज द बेंचमार्क जॉब। सबसे पहले हमने जॉब बेंचमार्क पता कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपनसेबल फैक्टर्स, किस किस को आप कंपेयर कर रहे हो, तो कंपनसेबल फैक्टर्स को आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे। जब आपने फैक्टर्स डिसाइड कर लिया, अब आपको ये जरूरी है कि जो भी कंपनसेबल फैक्टर्स है उनको आप क्या दोगे ना, वेट दोगे। ठीक है, कि भाई कितना इसकी वैल्यू है, आप उसकी वैल्यू उसको दे रहे हो। जब वैल्यू आप दे देते हो फिर आप उसमें डिग्री को बताते हो। डिग्री इन द सेंस कि लाइक अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर वॉचमैन की जॉब है तो वॉचमैन की जॉब के लिए कितना उसको अमाउंट दिया जाना चाहिए, कितने घंटे के हिसाब से। वहीं अगर इंजीनियरिंग की जॉब है या स्पेशल स्किल्स वर्कर के लिए कोई टास्क है तो उसको कितना दिया जाना चाहिए वो आप पता करेंगे। एंड लास्टली आप यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह से आप किसी भी जॉब इवैल्यूएशन की प्रोसेस को देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेथड जरूर कर लेना, कई बार इसकी मेथड्स भी पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द टू स्टेटमेंट। अगेन यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके सामने है। द स्टेटस ऑफ पर्सन बीइंग परसीव्ड विल जेंटली इन्फ्लुएंस अदर परसेप्शन ऑफ पर्सन। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का बोध व्यक्ति के बारे में दूसरों के अवबोधन को व्यापक स्तर पर प्रभावित करेगी। अगर किसी का जो स्टेटस ऑफ पर्सन है बीइंग परसिव्ड, यानी कि वो क्या करता है, दूसरों के परसेप्शन को क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। तो क्या ऐसा होता है, लाइक एक बंदा जो है वो हमेशा सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर ही वो किसी काम के लिए बाहर निकलता है, और वो जो है वो एक किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग कर रहा है, उसका अपना एक स्टेटस है ना। तो वो जो स्टेटस है उसका वो इस तरह से कर रहा है। तो क्या दूसरा पर्सन जो है उसके परसेप्शन पर इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हम्म, उसने अपना एक स्टेटस बना के रखा है। लाइक वो एक जिस लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि मैनेजर हो गया, मान लीजिए किसी कंपनी का मैनेजर जो है उसकी अपनी एक प्रायोरिटीज है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ड्रेसिंग सेंस रखता है और उस तरीके से वो चलता है।
तो क्या ये जो है वो दूसरे पर्सन के परसेप्शन पर इम्पैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। अब दूसरा कहता है द विजिबल थ्रेट ऑफ अ पर्सन परसीव विल नॉट इन्फ्लुएंस अदर। द विजिबल थ्रेट जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है, थ्रेट मतलब क्या हो गया, विशेषताएं। तो दृष्टिगत विशेषताएं किसी पर्सन की परसिव विल नॉट इन्फ्लुएंस अदर्स परसेप्शन, दूसरों के परसेप्शंस को इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। इन लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन। अब आपको क्या लगता है, क्या जो हमें दिख रहा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और वो हम पर इम्पैक्ट नहीं डालता है क्या? सोच कर देखिए, आंसर आपके सामने होगा। द राइट आंसर इज सी गाइस। इसका सही आंसर है सी, कि स्टेटमेंट वन तो है वो ट्रू है बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। उसका रीजन आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपसे कहा था जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो परसेप्शन हम सबसे पहले बनाते हैं, और ये कह रहे हैं कि विजिबल थ्रेड के थ्रू विल नॉट इन्फ्लुएंस द अदर परसेप्शन, तो ये तो गलत ही होगा ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement applicable for McKinsey 7S framework? जिन्होंने हार्ड एंड सॉफ्ट वाला जो हिसाब किताब दिया है ना, कि 7S दिए हुए हैं, जिसमें से हार्ड वाले कितने होते हैं और सॉफ्ट वाले कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो अब priori, it is obvious which of the 7 factors will be driving force for changing a particular organization at a particular point of time। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इनका कहना है कि क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो 7 कारक बताए गए हैं किसी समय विशेष में किसी संगठन में विशेष बदलाव लाने के लिए वो चालक शक्ति होगी, यानी कि वो एक तरह से फोर्स का काम करेगा क्या? एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द 7 फैक्टर्स ऑफ फ्रेमवर्क। जो अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली चेंज आए तो वो रिलेशनशिप जो 7 फैक्टर्स का है वो होना एक जरूरी है। चेंज इन एनी वन एलिमेंट, एक भी एलिमेंट में अगर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अदर एलिमेंट्स पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। थर्ड, फ्रेमवर्क कैन बी यूज फॉर फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज। जो फ्रेमवर्क होता है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब ध्यान से देखना, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम और स्टाइल ये हार्ड एस हैं, वही मॉडल्स में स्टाफ, स्किल्स और शेयर्ड वैल्यू जो है वो आपके सॉफ्ट सॉफ्ट एस हैं। तो क्या लगता है, क्या ये पॉइंट सही है या गलत है? देखो 7S अगर आपने देखा होगा तो ये आपका हार्ड है, ठीक है, जिसमें स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम आता है। वहीं अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए, मतलब हार्ड में 3 होते हैं, सॉफ्ट में 4 होते हैं, स्किल, शेयर वैल्यू, स्टाफ एंड स्टाइल। अगर इस डायग्राम को आपने अच्छे से देख लिया तो ये तो आपको क्लियर हो गया। आंसर बी है इसका, कि ये तो पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 4 में हार्ड बता दिए, बल्कि हार्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं, और सॉफ्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं। राइट, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब ये कह रहे हैं कि किसी जो ड्राइविंग फोर्स या चेंजिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी संगठन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम उसको बदलने के लिए काम करते हैं, तो कोई एक जो है वो ही आपका फोर्स के लिए काम करेगा, तो दिस इज नॉट ट्रू। अकेले एक नहीं है, वहां पर बहुत जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो सभी इसमें हेल्प करते हैं, तो इसलिए, है ना, तो इसलिए इसका सेकंड आएगा, बी सी एंड डी इज द इम्पोर्टेंट वन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इनकी डिटेल जरूर रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म डेवलप बाय द सिटवी कार्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्राइजेस। किसको किसको सहायता प्रोवाइड करता है वो? स्मॉल इंडस्ट्रीज को, इंटरप्राइजेस को, मीडियम इंटरप्राइजेस को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या फिर इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेस को, किसको वो सपोर्ट करता है? तो आपको अगर ये पता होगा तो आप इजी के ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और सादा सा क्वेश्चन है। द आंसर इज डी, है ना। आंसर क्या है इसका? डी आंसर है। इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेस को ये
सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म होता है ये सिडबी ने डेवलप किया है। सिडबी कौन? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी सिडबी है। क्या मदद करता है? इस काम के लिए जो उद्यम एनालिस्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी छोटी यूनिट या छोटा कारोबार होता है ना, उसको अगर बैंक में खाता खोलना होता है, कोई भी काम अगर कराना होता है, तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, वो लोन ले सकते हैं और बैंक उन्हें प्राथमिकता देगी और वो डायरेक्टली जाकर बैंक से बात कर सकते हैं, उन्हें किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आप लोन यहाँ पर ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। होप कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों आपको। प्रीवियसली भी सारे वीडियोस जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।